ओके, तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमने सेल्स थ्योरीज देखी है। सेल्स थ्योरीज: cells are building blocks of all plants and animals. All new cells come from division of pre-existing cells. Cells are the smallest unit that perform all vital physiological functions. तो ये तीनों फंक्शंस हमने हर क्लास में हम इनकी बात कर रहे हैं, हर क्लास में हम इनको देख भी रहे हैं। Then we saw that how cells differentiate for specialization. Cells कैसे differentiate करते हैं स्पेशलाइज करने में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन वाले सेल्स जो हैं वो कैसे तब्दील होते हैं दूसरे सेल्स में। ओके, देन वी सॉ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन, structure of plasma membrane, proteins that helps in plasma membrane, and the process of proteins that helps in plasma membrane. Permeability of membranes, permeability of membranes. So membranes से जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस प्रकार से होता है, मेम्ब्रेन्स किस प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसको देखा हमने। देन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वी वर डूइंग, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, membrane transport mechanism. So the basic that we saw, जो बेसिक हमने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हो या साइटोप्लाज्म की तरफ हो, वो दो प्रकार के तरीकों से होता है, एक पैसिव प्रोसेस, दूसरा एक्टिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस में हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, एनर्जी की नीड नहीं होती, एटीपी हमें नहीं चाहिए होता है। एक्टिव प्रोसेसेस में हमें एटीपी चाहिए होता है, एक्टिव प्रोसेसेस में हमें एटीपी चाहिए होता है। तो पैसिव प्रोसेसेस आर, जो पैसिव प्रोसेसेस के हम बात करते हैं जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, पहला होता है डिफ्यूजन, सेकंड होता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। सो डिफ्यूजन एंड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। जब भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती हैं। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कैरियर मतलब किसी चीज को कैरी करने वाला, किसी चीज को आगे लेके जाने वाला। ओके, ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं तो अगर हमें कोई चीज, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हम आइदर किसी भी चीज की हेल्प लेते हैं, कार की हेल्प लेते हैं, साइकिल की हेल्प लेते हैं, तो वो कैरियर कहलाता है। सिमिलरली सेल्स में भी कैरियर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। देन कम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एक सेल का मैकेनिज्म है, सबसे इजी एंड सब सेल को जो इजी लगता है, सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। तो हमने डिफ्यूजन की बात करी थी पिछली क्लास में। नाउ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में भी हमने बात करी थी काफी हद तक। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इन डिटेल। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है सिंपल डिफ्यूजन में से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पास हो सकते हैं, जो सबसे इजी होते हैं पास होने के लिए? सिंपल डिफ्यूजन में जो सबसे इजी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो पास हो सकते हैं? CO2, CO2, वेरी गुड। एंड ऑक्सीजन। H2O, ऑक्सीजन। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन है O2 एंड CO2, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर सेल को सरवाइव करना है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर सेल को O2 नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर सेल में से जो CO2 बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर नहीं जाएगा तो भी सेल डेथ हो जाएगी। तो सेल को सरवाइव करने के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ इसीलिए सेल ने क्या करा, सेल ने इन दोनों को अलाउ कर रखा है, आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अंदर या बाहर जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। रीजन यही है, सेल के सर्वाइवल के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर ये दोनों में ट्रांसफर नहीं होगा सेल में तो सेल डेथ हो जाएगी। इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन से
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होते हैं। देन कम फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो प्रकार से हो सकता है ये भी। एक है चैनल प्रोटीन के थ्रू और दूसरा है कैरियर प्रोटीन के थ्रू। एक है चैनल प्रोटीन के थ्रू और दूसरा है कैरियर प्रोटीन के थ्रू। तो चैनल का मतलब होता है रास्ता, एक रास्ता देना किसी को, ठीक है। तो रास्ता देना। अब चैनल प्रोटीन में एक खासियत होती है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को रोकता नहीं है, इससे सब जा सकते हैं, इसके थ्रू सब जा सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन को, तो चैनल प्रोटीन एक ऐसा रास्ता है जहां से हर कोई जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर वाटर हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जा सकते हैं। ओके, चैनल प्रोटीन सबको अलाउ करता है। लेकिन कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन अलग तरीके का प्रोटीन होता है। ये किसी किसी मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है, बाकी को रोक लेता है, बाकी को नहीं जाने देता। ओके, तो कैरियर प्रोटीन्स आर मोर सेलेक्टिव। कैरियर प्रोटीन्स आर मोर सेलेक्टिव। तो जब जब भी हम कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं, दे आर मोर सेलेक्टिव इन नेचर। सो कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिव का मतलब है एक किसी भी एक मॉलिक्यूल को ही जाने देगा, बाकी को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो हेलो, Yes, sir. तो एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं H2O, H2O वाटर। ओके, सिमिलरली आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, O2 एंड CO2 भी ले सकते हैं इसके लिए एग्जांपल में। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप, मेरे को समझ नहीं आया। हेलो, ओके, सो इसका एग्जांपल अगर हम दे रहे थे तो कैरियर प्रोटीन, चलो आपका एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए एक रास्ता है, उस पे पुलिस ने बैरियर लगा रखा है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ बाइक वालों को अलाउ कर रहे हैं, कार वालों को नहीं जाने दे रहे। तो उस रास्ते से सिर्फ बाइक वाले जा सकते हैं, कार वाले नहीं जा सकते। तो सिमिलरली कैरियर प्रोटीन में भी यही होता है। यहाँ यहाँ से, सॉरी, आप में से कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके, तो सिमिलरली यहाँ से भी एक ही मॉलिक्यूल को अलाउ किया जाता है, दूसरे को नहीं किया जाता। ओके, एक ही मॉलिक्यूल आगे जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। इसके लिए हर कैरियर प्रोटीन का अपना एक मॉलिक्यूल होता है जिसको वो अलाउ करता है। कैरियर प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं। सो कोई कैरियर प्रोटीन सिर्फ CO2 को अलाउ करेगा, कोई कैरियर प्रोटीन सिर्फ H2O को अलाउ करेगा, और कोई कैरियर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सोडियम को अलाउ करेगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कैरियर प्रोटीन की वो किसको अलाउ करना चाहता है, तो वो सेलेक्टिव होते हैं नेचर में। ओके, देन कम्स योर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो इसकी हमने पहले भी बात करी है। ऑस्मोसिस is the diffusion of water through a semi-permeable membrane down a concentration gradient। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है, जब भी वाटर का यानी पानी का डिफ्यूजन होता है, एक एक तरफ से दूसरी तरफ का उसका प्रवाह बनता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस होता कैसे है? ऑस्मोसिस तभी होता है जब वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वर्क करे। जहां पर पानी ज्यादा है जहां पर पानी ज्यादा है वहां से नीचे की तरफ जो पानी, जहां पर पानी कम है वहां पर पानी आएगा, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं, तो ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो डिफ्यूजन ऑफ
water. Active transport we have talked about. ये फिर से अभी आगे आने वाला है, तो इसको हम और अच्छे से एक बार देख लेते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? इसमें सर एनर्जी की नीड होती है. एनर्जी की नीड होती है. एनर्जी की नीड क्यों होती है? एनर्जी की नीड होती है मतलब कुछ काम करने के लिए ही तो होती होगी ना एनर्जी की नीड. हाँ सर. वो होती है एक पार्टिकल को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ ले जाने के लिए एनर्जी की नीड होती है. तो मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. हाँ जी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो अगर सोडियम को सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाना है या फिर, तो हमें एनर्जी की नीड होती है उसको बाहर भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ओके, तो सोडियम ओके. एंड पोटेशियम पंप जो हम आगे देखेंगे. मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी, अभी फिर से मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ. सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट पार्ट है होम्योस्टैसिस में. होम्योस्टैसिस हमने डिस्कस करा था. तो होम्योस्टैसिस में आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, पहली चीज. दूसरी चीज, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्लाइड में भी देख सकते हैं, सोडियम जो है सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है. ओके, और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ज्यादा होती है. तो पॉजिटिव जो है ये साइन, प्लस का जो साइन है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा होना. और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, मात्रा की कमी होना. किसी भी चीज की मात्रा होती है वो कम होना. ठीक है, तो सोडियम की मात्रा सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा होती है. सिमिलरली सेल के अंदर कम होती है. और पोटेशियम की ऑपोजिट होती है, उल्टा होता है उसका. तो पोटेशियम की जो मात्रा है सेल के अंदर ज्यादा होती है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कम होती है. ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है. नॉर्मल सेल्स की अगर हम बात करें जो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होता है. लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं सेल्स के साथ में, होम्योस्टैसिस में चेंजेस आ जाते हैं. तो उस केस में क्या होता है, सोडियम जो है सेल के अंदर ज्यादा होने लगता है और पोटेशियम जो है सेल के बाहर ज्यादा होने लगता है. ठीक है, तो मतलब अब नॉर्मल कंडीशन से अलग हो गई ये चीज. तो होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं हुआ. तो हमारा होम्योस्टैसिस था वो क्या था, स्टेबल रखना हर चीज को. तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है. अब अनस्टेबल हो गया है सेल का स्ट्रक्चर, सोडियम अंदर ज्यादा हो गया है, पोटेशियम बाहर हो गया है. तो उसको कंप्लीट करने के लिए, होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमें फिर एनर्जी की नीड होती है. वो हमें प्रोवाइड कराता है कौन? एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, आप में से कोई बताएगा तो? एनर्जी प्रोवाइड कराता है कौन? एटीपी. एटीपी. ओके, एटीपी. एटीपी हमारा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पहली चीज. अब सोडियम को बाहर ले जाने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ये हमें पता लग गया. तो ये एक्टिव प्रोसेस तो है, पहली चीज. तो ये एक्टिव प्रोसेस है और इससे हमारे सोडियम आयंस जो हैं सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जा रहे हैं. अब होता क्या है, जब भी सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ट्रांसफर होता है तो किस प्रकार होता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 1 2 और ये 3. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम जब बाहर जाते हैं तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम सेल के वापस अंदर आते हैं. समझ में आ रहा है ये? जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सेल के बाहर जाते हैं तब जाके 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट पोटेशियम के
सेल के अंदर आते हैं। तो 3 और 2 का रेशियो होता है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम। इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, तो हमेशा याद रखिए 3 मॉलिक्यूल्स सोडियम के जब बाहर जाएंगे तब 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अभी तक हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की नीड होती है, तो वो तो बेसिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, सोडियम को बाहर जाना था इसीलिए एनर्जी की नीड थी। सिमिलरली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की नीड होती है। सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की नीड होती है। प्लीज गिव मी सेकेंड। ओके, सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी नीड एनर्जी की होती है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी। लेकिन जब भी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना होता है वो अकेले अंदर नहीं जा सकते। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब अगर उसके स्ट्रक्चर को और सोडियम के स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है कंपैरिजन में, तो उसको ट्रांसफर होने में बहुत दिक्कत आती है। सेल के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ जाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। तो ग्लूकोज ने क्या करा, ग्लूकोज ने सोडियम को बोला कि आप मेरी हेल्प करो सेल के दूसरी तरफ जाने में, सेल के दूसरी तरफ जाने में आप मेरी हेल्प कर दो। तो सोडियम ने बोला ठीक है। तो ग्लूकोज और सोडियम दोनों मिलकर आपके जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ में अटैच हो गए। नाउ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को ट्रांसफर करना था तो सोडियम आयन हमें चाहिए था, अगर सोडियम आयन प्रेजेंट नहीं होता तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। आप इसमें देख भी सकते हैं स्लाइड में, ग्लूकोज अगर सोडियम नहीं होता तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ग्लूकोज को भी नहीं लेके जाता। अगर ग्लूकोज को सेल के दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म में जाना है तो उसको सोडियम की नीड है, सोडियम की नीड है। जैसे ही ग्लूकोज और सोडियम मिल जाते हैं कैरियर प्रोटीन में पहुंचते हैं तो ग्लूकोज सेल के अंदर आया। अब ना सोडियम को अंदर वैसे तो नहीं आना था क्योंकि उसको उसका काम बाहर ज्यादा है, सेल के बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, अभी हमने पढ़ा था सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो जरूरी है कि सोडियम सेल के बाहर ही रहे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रहे। लेकिन अब सेल के अंदर आ गया है क्योंकि ग्लूकोज के साथ में उसने हेल्प करी और अब वो सेल के अंदर आ गया है। तो अगेन वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट होंगे बाहर की तरफ और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ जाएंगे। और इस प्रोसेस को करने के लिए फिर से हमें एटीपी की नीड होगी, इस प्रोसेस को करने के लिए वापस से हमें एटीपी की नीड होगी। ओके, तो जब भी हमें एटीपी यूज हो रहा है किसी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी सोडियम आयन दूसरे मॉलिक्यूल्स की हेल्प करते हैं जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो जब वो हेल्प करते हैं तब उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जब भी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है हमेशा, एक चीज जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प करता है सोडियम, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प करता है कौन, सोडियम।
ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हेल्प करी सोडियम ने। तो किसी और को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जब कोई मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कौन अंदर लेके जाता है? सोडियम। सोडियम। सोडियम है। सोडियम को बाहर जाने के लिए फिर क्या चाहिए होता है? सोडियम पोटासियम। पोटेशियम। एटीपी की नीड होती है। एटीपी की नीड होती है। जब 3 मॉलिक्यूल सोडियम के सेल के अंदर से बाहर जाते हैं तो पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं? 2। 2। 2। वेरी गुड। ओके, अब हमेशा याद रखो, ये हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप जब भी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो हमेशा याद रखो, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा मात्रा में होता है और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा मात्रा में होता है और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। यह हमेशा अपने दिमाग में बात ध्यान से करके रख लो। ठीक है, जब भी ओके सर। जब भी इसमें कोई चेंज आता है, जब भी इसमें कोई चेंज आता है, जैसे कि सोडियम अगर सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं होता, सेल का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। ओके, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कौन कराता है? एटीपी। एनर्जी। एटीपी। एटीपी। एटीपी कहाँ से बनता है? एटीपी आपको मिलता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। ओके, एटीपी कहाँ से मिलता है आपको? By the breakdown of glucose molecules. यस, बाय ग्लूकोज ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से। तो एटीपी सेल्स में होता है प्रेजेंट और वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एटीपी को यूज करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। अभी अब किसी को दोनों में डिफरेंस, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज मेरे को बता दीजिए एक बार। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो नॉर्मल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें, सेकेंडरी में बस इतना डिफरेंस है कि हमें एक पार्टिकल की हेल्प करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, वरना सोडियम को अंदर नहीं जाना था। सोडियम की अंदर नीड नहीं है। ओके, सोडियम की नीड नहीं है अंदर सेल की, अभी मैंने आपको बताया। सोडियम को बाहर रहना ही पसंद है, सेल के बाहर रहना पसंद है, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाना था, इसीलिए सोडियम को भी अंदर जाना पड़ा। इसीलिए हम उसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो सोडियम अंदर तो आ गया लेकिन अब उसे वापस बाहर जाने तब एनर्जी की नीड लगी, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सोडियम ऑलरेडी जो अंदर प्रेजेंट था उसको बाहर जाना था, वो किसी को अंदर लेने नहीं गया था या लेके नहीं आया था, तो उसमें हमें दूसरा मॉलिक्यूल कोई इन्वॉल्व नहीं था, जैसे कि ग्लूकोज इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, नाउ कम्स वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हम इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और एक और प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। तो दो प्रोसेसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है सेल के अंदर जाना। एंडो का मतलब क्या है? सेल के अंदर जाना। सेल के अंदर जाना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल के बाहर जाना। ओके, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर आना और एक्सोसाइटोसिस है सेल के बाहर जाना। ठीक है, तो अब सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे आया जाता है, इस
वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको येलो कलर में दिखा रखा है ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमने यहाँ पर येलो कलर में दिखा रखी है, आप तीनों डायग्राम में देख सकते हैं, तीनों में येलो कलर में है। ओके, तीनों में येलो कलर में है। ओके, तो इनको अब समझने का ट्राई करते हैं कि होता कैसे है, एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है। तो एंडोसाइटोसिस होने के तीन अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। एंडोसाइटोसिस होने के तीन अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के तीन प्रोसेस हैं, एक है फैगोसाइटोसिस, दूसरा है पाइनोसाइटोसिस, तीसरा है रेसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तीन प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस के। एंडोसाइटोसिस का काम क्या है, सेल के अंदर किसी चीज को लेके आना। जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है उसका काम है सेल के अंदर किसी चीज को लेके आना, बाहर से किसी चीज को अंदर लेके आना, बाय यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम पहले एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या है। तो endocytosis is a form of active transport in which a cell envelopes extracellular material using its cell membrane. फिर से एक बार देखते हैं, endocytosis is a form of active transport is a form of active transport in which a cell envelopes extracellular material using its सेल मेम्ब्रेन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एंडोसाइटोसिस एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब क्या है, एनर्जी की नीड होगी इसमें। एनर्जी की नीड होगी, वेरी गुड। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, सेल एनवलप एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है चीजें। मटेरियल मतलब चीजें जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, O2 है, CO2 है, जो भी हमें चाहिए वो सेल के बाहर प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल के बाहर हो। ठीक है, तो सेल क्या करता है, उसको सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन उस पार्टिकल को जो सेल को चाहिए होता है उसके आसपास जाके उसको उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से अपने कब्जे में ले लेती है। ओके, तो उसको एनवलप कर लेती है। सेल जो है उस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। तो आप इसमें देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस का एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। तो इसमें एक लार्ज पार्टिकल था जो सेल के बाहर प्रेजेंट था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने धीरे धीरे उसके आसपास अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू उसको अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक हद तक अंदर आ जाता है तो सेल की मेम्ब्रेन क्या है, उसके आसपास एक कवरिंग बना लेती है, जैसे कि इसमें देखा जा सकता है। तो ये जो कवरिंग बनाई सेल, इसको डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भेज देता है। उसको हम बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल। ओके, फिर से समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का पार्ट है यहाँ पर। तो दिस एरिया इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दिस एरिया इज साइटोप्लाज्म, दिस एरिया इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जितना भी एरिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल के बाहर एक लार्ज पार्टिकल है जो हमें सेल के अंदर चाहिए, जो हमें सेल के अंदर चाहिए। तो सेल ने क्या करा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सिग्नल भेजा कि हमें ये पार्टिकल चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसने एक घेराव कर लिया, उस लार्ज पार्टिकल को घेराव कर लिया और अपने अंदर समेट लिया। ठीक है, जैसे ही घेराव करके उसको अपने अंदर लिया पार्टिकल ने,
तो उसके आसपास एक कवरिंग बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसको हमने बोला वैक्यूल। उसको हमने बोला वैक्यूल। तो in phagocytosis, which is relatively non-selective, the cells takes in a large particle. तो phagocytosis जब भी प्रोसेस होता है तो पहली चीज ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी भी पार्टिकल में। ये हर किसी को अंदर लेके आ सकता है इस प्रोसेस से। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में कोई सिलेक्शन नहीं होता कि मेरे को सिर्फ ग्लूकोज को ही लाना है या फिर मेरे को सिर्फ O2 को ही लाना है, वो किसी को भी ला सकता है। दूसरा जो इसका क्लासिकल फीचर है या फिर हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स के लिए वर्क करते हैं। तो ये लार्ज पार्टिकल्स को अपने सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस नॉन सेलेक्टिव है और लार्ज पार्टिकल्स के लिए वर्क करता है। ठीक है, किसी को अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है फैगोसाइटोसिस तो प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिए, या फिर आप लोगों को समझ में आ नो गया सर। तो बता दीजिए। No, sir. ओके, तो फैगोसाइटोसिस समझ में आ गया तो हम चलते हैं दूसरा पिनोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। आप इसको कैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस सेम है। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस का प्रोसेस सेम है। जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस था वो भी पाइनोसाइटोसिस का प्रोसेस, दोनों सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फैगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल्स को प्रेफरेंस था, लेकिन पिनोसाइटोसिस में स्मॉल पार्टिकल्स को प्रेफरेंस है। पिनोसाइटोसिस में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ पिनोसाइटोसिस में स्मॉल पार्टिकल्स को प्रेफरेंस मिलता है। तो इन पिनोसाइटोसिस द सेल्स टेक्स इन स्मॉल पार्टिकल्स इन फ्लूइड। ओके, तो फैगोसाइटोसिस में हम लार्ज पार्टिकल्स को सेल के अंदर लाते हैं, पिनोसाइटोसिस में हम स्मॉल पार्टिकल्स को सेल के अंदर लाते हैं। समझ में आया आपको डिफरेंस क्या है फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सर। तो फैगोसाइटोसिस में हम बड़े पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको सेल के अंदर लाते हैं सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो जो पार्टिकल हमारा अंदर आता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल इन फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हम उसे बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं? वेसिकल। वेसिकल। वेसिकल क्या बोलते हैं? वेसिकल। वेसिकल, वेरी गुड। तो वैक्यूल फैगोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस में वेसिकल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? फैगोसाइटोसिस में हम स्मॉल पार्टिकल्स को नहीं लेते। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले जो है स्मॉल है, ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं ये बड़े हैं। तो फैगोसाइटोसिस में हम स्मॉल पार्टिकल्स को नहीं लेते, लार्ज पार्टिकल्स को लेते हैं। इन पिनोसाइटोसिस हम लार्ज पार्टिकल्स को नहीं लेते, हम स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब हमने बात करी थी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की, तो हमने एक चीज कही थी कि ये दोनों नॉन सेलेक्टिव होते हैं। ये दोनों नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है अगर ये लार्ज पार्टिकल लेके आ रहा है फैगोसाइटोसिस तो ये लार्ज पार्टिकल में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वेदर इट इज H2O, इट इज ग्लूकोज और इट इज एनी अदर लार्ज पार्टिकल, ये उनमें डिफरेंस नहीं करता। इसका काम है कोई भी लार्ज पार्टिकल मिले तो उसको अंदर लेके आने का काम है इसका। सिमिलरली पिनोसाइटोसिस में भी होता है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, पिनोसाइटोसिस उसको अंदर ले आएगा, उसमें भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भेदभाव करते हैं, वो किसी किसी को प्रेफरेंस देते हैं और किसी किसी को नहीं देते। ठीक है, तो वो सेलेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब वो
एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा, O2 को नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं CO2 को लेके जाऊंगा। मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी लेके जाऊं, मैं CO2 को लेके जाऊंगा। ठीक है, O2 को नहीं लेके जाऊंगा। तो वो होते हैं सेलेक्टिव, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव। ठीक है। अब सेलेक्टिव होने के लिए इसमें कुछ किसी चीज की तो हेल्प लगेगी ना, ताकि पहचान हो सके कि CO2 ही अंदर आ रहा है। तो सेल को जब पहचान करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स। सेल के अंदर मेम्ब्रेन में हमारे क्या होते हैं प्रेजेंट? रिसेप्टर्स। जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये हमारे रिसेप्टर्स। तो ये सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये पता लगाते हैं, इनका काम पता लगाने का होता है कि जो मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है वो CO2 है या नहीं है। वो पता लगाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है। अगर उनके हिसाब से आना चाह रहा है तो वो अलाउ करेंगे। अगर वो उनके हिसाब से नहीं आना, अगर कोई और पार्टिकल आना चाह रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ CO2 को अलाउ करती है, सिर्फ और सिर्फ CO2 को अलाउ करती है और किसी को अलाउ नहीं करती, ना ही O2 को, ना ही H2O को, ना ही सोडियम को, ना ही पोटेशियम को, किसी और को अलाउ नहीं करती। तो जो ये रिसेप्टर्स हैं, CO2 इस पे आके अटैच होगा, रिसेप्टर को पता लगेगा ये इट इज CO2, उसको सिग्नल मिलेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा, यस कि ये CO2 है, इसको अंदर आने दीजिए। ठीक है, ये CO2 है, इसको अंदर आने दीजिए। लेकिन अगर CO2 की जगह कोई और पार्टिकल अंदर आना चाह रहा है, जैसे कि सोडियम, वो इस पे आके अटैच होगा, रिसेप्टर को सिग्नल मिलेगा कि ये वो पार्टिकल नहीं है जिसकी हमें परमिशन है, तो हमें इसको अंदर नहीं लेके जाना। वो उसको वहीं रिजेक्ट कर देगा कि आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसको उसने वहीं रिजेक्ट कर दिया। अब CO2 अगर अटैच होता है तो वो धीरे धीरे उसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में अटैच होगा, और सेल जो है सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर ले आएगी, सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर ले आएगी। नाउ इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटेड वेसिकल। जो पार्टिकल सेल के अंदर, एंडोसाइटोसिस में एक ही फर्क है, पिनोसाइटोसिस नॉन सेलेक्टिव है, इसका कोई प्रेफरेंस नहीं होता। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रेफरेंस होता है, ये सेलेक्टिव होता है। ठीक है। अब आपको इसके नाम पे थोड़ा ध्यान देते हैं, नाम पे ध्यान देते हैं एक बार। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर, अभी मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स का काम होता है चीजों को पहचानना। ठीक है, जो भी चीज आ रही है उसको पहचानना कि ये सही चीज है या नहीं है। तो रिसेप्टर का काम होता है चीजों को पहचानना। मीडिएटेड का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को हेल्प करना। रिसेप्टर्स, अब इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे तो कौन हेल्प कर रहा है? रिसेप्टर्स हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर, कर Yes, sir. कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इसका नाम हुआ रिसेप्टर मीडिएटेड। मीडिएटेड मतलब रिसेप्टर की मदद से जो प्रोसेस हो रहा है एंडोसाइटोसिस, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ओके, तो रिसेप्टर्स की हेल्प के थ्रू जब प्रोसेस होता है तो अब उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये जो था आपका था वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या था, फिर से बताइए। सेल के अंदर अंदर आ- पार्टिकल को लाना। सेल के अंदर लेके जाना। ठीक है, सेल के अंदर को लेके जाने का मतलब है ECF से साइटोप्लाज्म में लेके आना, यही मतलब हुआ ना। यस सर। Yes, sir. ECF से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेल के अंदर लेके आना। नाउ वी डिस्कस एक्सोसाइटोसिस। वी डिस्कस X. एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म से
एक्सोसाइटोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म से बाहर ले जाना। एक्स्ट्रासेलुलर बाहर ले जाना, एक्स्ट्रासेलुलर ईसीएफ में लेके जाना। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ जब मूवमेंट होता है तब हम उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इसमें हेल्प कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एंडोसाइटोसिस का पूरा उल्टा प्रोसीजर है, पूरा ऑपोजिट प्रोसीजर है। एक्सोसाइटोसिस इज मच लाइक एंडोसाइटोसिस इन रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। प्लीज गिव मी अ सेकेंड, फिर हम इसको देखते हैं। ओके, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एक ही फर्क है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का, एंडो मतलब जो सेल के अंदर आए, एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो एक्सो, एक्सो मतलब एक्सो, एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो एक्सेट मतलब करना। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। ओके, साइटोसिस, साइटोसिस अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, एक्सो मतलब सेल के बाहर लेके जाना, एंड साइटोसिस, साइटोसिस तो सेल की मेम्ब्रेन की हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जब हम कोई काम करते हैं, सेल ब्रेक डाउन, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके हम हेल्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइटोसिस, उसे हम बोलते हैं साइटोसिस। ओके, जब हम सेल की हेल्प लेते हैं, किस लिए? जब हम सेल की हेल्प लेते हैं मूवमेंट कराने के लिए किसी भी पार्टिकल की, तब उसे हम बोलते हैं साइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हमारे यूज होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स को जब हमें इकट्ठा कहीं लेके जाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो। तो हमने यहाँ पर भी देखा, एंडोसाइटोसिस में, एंडोसाइटोसिस में भी हमने देखा। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस में भी हमने देखा कि एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स हमें लेके आने थे अंदर। एक साथ जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ अंदर लेके आने हो, तब हम एंडोसाइटोसिस का यूज करते हैं, तब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना हो, तब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो इधर भी देखो आप, कितने सारे पार्टिकल्स एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स। सो द मेम्ब्रेन material destined for export is packaged into a vesicle inside the cell. The membrane of the vesicle fuses with cell membrane and the contents are released into the extracellular space. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। मटेरियल्स डेस्टाइंड फॉर एक्सपोर्ट, तो जो हमें पार्टिकल्स बाहर भेजने थे, एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर भेजना। ठीक है, तो जो मटेरियल हमें एक्सपोर्ट करना था, बाहर भेजना था, उसे हम पैकेज करते हैं इसके अंदर, वेसिकल के अंदर। तो वेसिकल, ये एक वेसिकल है, इसके हमने उन पार्टिकल्स को पैकेज कर लिया। पैकेज मतलब उसके अंदर ये कर बांध लिया। दिया। ठीक है, पैकेज कर लिया। नाउ ये वेसिकल जाता है सेल मेम्ब्रेन के पास में, सेल मेम्ब्रेन के साथ में ये फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है मतलब मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ में मिल गया। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका वेसिकल था, ये यहाँ पर आके इसके साथ में फ्यूज हो गया। फ्यूज का मतलब है मिलना। फ्यूज होने के बाद में
इसने सेल मेम्ब्रेन में एक थोड़ा सा गैप बनाया और उस गैप में से जो पार्टिकल्स थे उनको कहाँ रिलीज कर दिया, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनको रिलीज कर दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनको रिलीज कर दिया। तो ये सारे पार्टिकल्स अब सेल के बाहर आ गए। तो 3 प्रोसेसेस थे जो हमने अभी तक देखे थे। फिर से हम एक बार तीनों को देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तीनों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस पर्पज से है वो आगे आके चलेगा, आपको पता चलेगा क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस डायग्राम से हम फिर शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। तीनों प्रोसेस से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है, तो प्लीज आस्क, क्योंकि डाउट्स रख के कभी भी सही नहीं हो पाता है काम। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिए। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो अब कोई डाउट नहीं होने का मतलब है आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होने का मतलब है आपको चीजें समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे फिर। तो मैं आपसे अब क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ क्योंकि आपको आता है, तो मैं इजीली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ईसीएफ का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब क्या होता है? ईसीएफ क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, उसके एक्स्ट्रा बाद सेल से सेलुलर बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के प्लाज्मा बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। फ्लूइड ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करना, ये ट्रांसपोर्ट के पार्टिकल्स को लिए। बाहर लाने में, अंदर ले जाने में हेल्प करना। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट के अलावा और क्या फंक्शन होते हैं? फिजिकल आइसोलेशन। फिजिकल आइसोलेशन, वेरी गुड। और सेल की शेप मेंटेन करना। सेल की शेप मेंटेन शेप करना। मेंटेन करना, वेरी गुड। ओके, उसके बाद एक्टिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो वेट अ सेकंड। ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है। ओके, आपको स्लाइड दिख रही है ना अभी सबको? यस सर। सर ओके, सो आकाश, आकाश यादव, आप बता सकते हैं पैसिव प्रोसेस कौन सा होता है? क्या सर? पैसिव प्रोसेस कौन सा होता है? पैसिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वह ट्रांसपोर्ट जिसमें मतलब बिना एनर्जी नीड के ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब चीजों का। ओके, ठीक है, वेरी गुड। पारुल, कैन यू टेल अस व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Active process which requires ATP, Which requires ATP. adenosine. ओके, थैंक यू, वेरी गुड। उसके बाद में प्रतिभा यादव, आप बता सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? प्रतिभा यादव। देन हेल्प मीन प्रोटीन के थ्रू होता है। प्रोटीन के थ्रू हेल्प से, ठीक है। और प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? सेल मीडिएटेड होता है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, और एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो होते हैं। हम्म। ओके, आलोक इज नॉट देयर। विवेक, विवेक आप बता सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल? हाँ जी, बताइए। तो इसका एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस, एग्जांपल है
ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन तो आप सबको पता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स करने के लिए होता है, कौन से सब्सटेंसेस को करने Yes, के लिए sir. होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 and O2. CO2 एंड O2। वेरी गुड। देन उसके बाद में पैसिलेटेड डिफ्यूजन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन। एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? Carrier proteins are more selective and channel proteins are less selective. Okay, very good. Carrier proteins are more selective and channels are non-selective. Okay. Then इसके बाद में osmosis. So osmosis is diffusion of वाटर। osmosis Yeah. what? Water. Water. Okay. Then tonicity we will be discussing in further classes also, so we will leave it here. Active transport, sodium potassium pump. जब हमें तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाहर ले जाने होते हैं तो कितने पोटेशियम अंदर आते हैं? 2. 2। और ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी नीड होती है या नहीं होती? होती है। होती है। एनर्जी ATP के रूप में। एटीपी कराता है। वेरी गुड। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमें कैरियर प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिव होता है। कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिव होता है नहीं होता? होता है। होता है। ओके, नाउ हमें अगर बड़े मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाना है तो हम क्या करते हैं? सोडियम आयंस की हेल्प लेके उसको पास कराते हैं मेम्ब्रेन से और उसको साइटोप्लाज्म में लेके जाते हैं। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करना पड़ता है और सोडियम पोटेशियम पंप में हमारी एनर्जी यूज होती है नहीं होती? होती है। होती है। ठीक है। इसके बाद में वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हम कब करते हैं? जब पार्टिकल्स को सेल के अंदर और बाहर ले जाना होता है। वो तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, डिफ्यूजन में भी करते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की क्या खासियत है? इसकी बड़े पार्टिकल्स को लाया जाता है। बड़े पार्टिकल्स को, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स अभी हम ग्लूकोज को भी अंदर लेके आ रहे थे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसकी खासियत ये है, जब हमें बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा अंदर लेके जाना हो या बाहर लेके जाना हो तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, या फिर कुछ ज्यादा ही बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब लार्ज पार्टिकल्स का मतलब है जो सेल के हिसाब से बहुत बड़े हैं, मेम्ब्रेन के हिसाब से बहुत बड़े हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू उनको आने जाने में थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनको वो नहीं आ जा सकते, तब हमें वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए होती है। तो दो केस हैं, एक जब हमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा अंदर लेके आना हो जल्दी से, ठीक है, और दूसरा जब लार्ज पार्टिकल हो जो एक्टिव और डिफ्यूजन के थ्रू नहीं, हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। पहला, लार्ज पार्टिकल कुछ ज्यादा ही बड़ा पार्टिकल है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी नहीं आ पा रहा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी नहीं आ पा रहा। दूसरा, जब हमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे बहुत सारे सेल के अंदर लेके आने हैं, तब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर लाना। एक्सो का मतलब बाहर ले जाना। बाहर। वेरी गुड। तो एंडोसाइटोसिस में कितने प्रोसेसेस होते हैं? 3। तीन। पहला प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस,
दूसरा है पिनोसाइटोसिस, 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 तीसरा है रिसेप्टर रिसेप्टर मीडिएटेड मीडिएटेड एंडोसाइटिस। एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वेरी गुड। तो फेगोसाइटोसिस में हम जब बात करते हैं, वेट एक मिनट वेट कीजिए। ओके, तो जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो हम उसमें देखते हैं फेगोसाइटोसिस इज इम्पोर्टेंट। फेगोसाइटोसिस का काम है जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको सेल के अंदर लिखना है। ठीक है, तो जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको अंदर लाना है तो हमें प्रोसेस कौन सा करना पड़ता है? फेगोसाइटोसिस। Phagocytosis. वेरी गुड। देन पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या है? फेगोसाइटोसिस के अंदर बड़े पार्टिकल्स को लाया जाता है, पिनोसाइटिस में स्मॉल पार्टिकल्स को। ओके, वेरी गुड। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस तो चिपक सिलेक्टिव होता है। Phagocytosis selective होता है। ओके, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में रिसेप्टर्स की हेल्प ली जाती है और हाँ, वो सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है, पिनोसाइटोसिस इज नॉन सेलेक्टिव, पिनोसाइटोसिस इज नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव। देन एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? बाहर ले जाना। बाहर लेके जाना। वेरी गुड। तो अभी तक आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे को एक बार पूछ लीजिए, अगर कुछ भी सिंपल सा भी डाउट है। नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को पढ़िए और फिर पढ़ के आइए। अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज डू आस्क मी। आप पूछिए, जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए माइंड में। अगर माइंड में डाउट रहने लग गए तो प्रॉब्लम होगी। Okay, so we will end the recording here. Please do not leave the class.